हेलो दोस्तों। प्रीवियस पेपर एनालिसिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज हम उसमें कुछ और क्वेश्चनों पर डिस्कशन करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक आम आदमी की पुनर्बलन और दंड की समझ उससे पृथक है जो रिक्त में प्रयुक्त होती है। वो क्वेश्चन में ये जानना चाह रहा है कि जो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट हैं वो किस सिद्धांत में यूज होते हैं। तो पहला है ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर द्वारा दिया गया है। दूसरा है साइन लर्निंग जो टॉलमैन द्वारा दिया गया है। तीसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव का सिद्धांत है। और चौथा है सोशल लर्निंग थ्योरी जो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दी गई है। तो हम जानते हैं कि रीइंफोर्समेंट जो शब्द है सबसे पहले स्किनर द्वारा दिया गया था, और जो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की जो बात हुई है, जो इनका यूज हुआ है वो ऑपरेंट थ्योरी में यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को निम्न आयु वर्ग में पहुंचने पर अलगाव उत्सुकता काफ़ी कम हो जाती है। सेपरेशन एंजाइटी। देखिए, एंजाइटी का मतलब वैसे दुश्चिंता होता है, इसमें उन्होंने उत्सुकता दिया है, लेकिन हमको देखना है सेपरेशन एंजाइटी। देखिए, सेपरेशन एंजाइटी क्या होती है। बालक अपने जो बालक का जो पालन पोषण करता है, जैसे माता पिता से अगर बालक को दूर रखा जाए तो दूर, जैसे कोई उनसे बालक को ले लेता है या मम्मी पापा बालक से या कहीं पर चले जाते हैं बालक को छोड़कर, तो उसमें एक चिंता विकसित होती है जिसे कहते हैं हम सेपरेशन एंजाइटी। देखिए, क्या है कि एक जॉन बॉल्बी नामक एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक आपने शब्द सुना होगा अटैचमेंट या आसक्ति, या इसको बोलते हैं संबंधन। मतलब बालक का अपने जो उनका पालन पोषण करता है या परिचित है या माता पिता हैं, उनसे बालक का संबंधन कैसा है, आसक्ति कैसी है। ठीक है, उनसे जुड़ाव कैसा है, ऐसे कह सकते हैं, उनसे जुड़ाव कैसा है। तो इसकी जो जॉन बॉल्बी नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी 4 फेज बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं अटैचमेंट की। और एक सिद्धांत दिया है जिसे अटैचमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो पहली अवस्था है उसमें बताया है, इन्होंने इस पहली अवस्था का नाम है पूर्व संबंधन अवस्था। पूर्व संबंधन अवस्था, इसे कहते हैं हम प्री अटैचमेंट फेज। इसमें क्या होता है, बालक मतलब संबंधन की शुरुआत होती है, अटैचमेंट मतलब संबंधन से पहले की अवस्था हम किसे कहते हैं, प्री अटैचमेंट स्टेज। तो इसमें क्या होता है, इसकी एज होती है 0 से 2 माह, और इसमें बालक जो जन्मजात संकेत होते हैं जैसे पकड़ना, मुस्कुराना, रोना, आंखें मिलाना आदि से जो बालक होता है वो अपने बड़ों से संपर्क करने की कोशिश करता है। और आगे क्या होता है, इसमें बालक अपनी माँ की गंध और माँ की आवाज़ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, लगभग मतलब पहचानने लगता है, परंतु अटैचमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि अवस्था ही है पहले प्री अटैचमेंट स्टेज। तो संबंधन या अटैचमेंट या आसक्ति एक शब्द होता है, इसे भी यूज करती हैं, तो वो उसमें नहीं हो पाता है। मतलब इस अवस्था में अगर बालक को किसी अपरिचित के पास या अपरिचित के पास छोड़ दिया जाए तो बालक अभी इसमें संबंधन नहीं है, तो उसका वो विरोध नहीं कर पाता है। ठीक है, ये होती है हमारी 0 से 2 महीने। अगली अवस्था, दूसरी अवस्था होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं संबंधन निर्माण की अवस्था। संबंधन निर्माण की अवस्था,
या इसे कहते हैं हम अटैचमेंट इन द मेकिंग फेज। अटैचमेंट मेकिंग फेज ये होती है हमारी 2 से 6 माह तक, 2 से 6 माह तक। इसमें क्या होता है, इसमें बालक क्या करता है, माता पिता तथा अजनबी व्यक्तियों से अलग अलग व्यवहार करना सीख जाता है। इसमें बालक माता पिता तथा अजनबी व्यक्तियों से अलग अलग व्यवहार करना सीख जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उनमें विरोध नहीं कर सकता बालक। मतलब जैसे अगर कोई माता यहाँ पहली अवस्था में तो अटैचमेंट हुआ ही नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। इस अवस्था में थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो जाता है, मतलब बालक ये पहचानने लगता है कि ये दूसरे हैं और मम्मी पापा अलग हैं, लेकिन उसका विरोध वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तीसरी अवस्था हमारी होती है जिसको हम कहते हैं स्पष्ट संबंधन की अवस्था या क्लियर कट अटैचमेंट फेज। स्पष्ट संबंधन की अवस्था या क्लियर कट अटैचमेंट फेज ये होती है हमारी 6 माह से लेके 3 या 4 वर्ष तक, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, जो अटैचमेंट होता है वो पूरी तरह हो जाता है, मतलब स्पष्ट अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा फिर कि जैसे बालक को कोई अजनबी व्यक्ति ले लेता है तो बालक चिंता में चला जाता है। चिंता होती है, उसे उदास हो जाता है बालक, ठीक है। तो इसी अवस्था में जो चिंता होती है उसी को हम कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी, वियोग दुश्चिंता, जिसे हम कहते हैं वियोग दुश्चिंता। मतलब अपने जो मम्मी पापा से दूर होने की दुश्चिंता कह सकते हैं, जिसे हम वियोग दुश्चिंता, ठीक है। और इस अवस्था में बालक क्या होता है, कोशिश करता है कि वो अपने मम्मी पापा के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करता है, ठीक है। अब तीसरी अवस्था होती है हमारी जिसको बोलते हैं पारस्परिक संबंधों का निर्माण। पारस्परिक संबंधों का निर्माण या इसको बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है। या इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं गोल करेक्टेड पार्टनरशिप, जिसको हम कहते हैं गोल करेक्टेड पार्टनरशिप। ये अवस्था होती है हमारी 3-4 वर्ष से आगे, ठीक है। तो इसमें बालक क्या होता है, इस बात को समझने लगता है। जैसे किसी बालक को कोई बच्चा है तो उस बच्चे को मम्मी छोड़कर जा रही हैं, जैसे कहीं जाना है उन्हें, वो बच्चे को छोड़कर जा रही हैं, तो इससे जो पहले अवस्था थी उसमें बच्चा क्या होगा, सेपरेशन एंजाइटी महसूस करता है, ठीक है। लेकिन इस अवस्था में बालक को क्या होता है, जो बाहरी चीज़ें होती हैं, जैसे मम्मी कह गई बच्चे से मैं इतने देर के लिए जा रही हूँ, तब तक आप यहीं पर बैठो, तो क्या होगा, मैं आपको टॉफ़ी दूंगी, ठीक है, या कोई खिलौना दूंगी। तो बालक इस बात को दूसरी चीज़ से, जैसे बाहरी जो चीज़ें होती हैं उनसे वो स्वीकार करने लगता है, स्वीकार करना सीख जाता है। मतलब मम्मी की जो दुश्चिंता है उनको वो दूसरी क्रियाओं में स्वीकार करने लगेगा, ठीक है ना। जैसे खिलौनों से खेलने लगता है बालक, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, बालक में भाषा विकास लगभग हो जाता है, भाषा विकास हो जाता है, जिससे बालक में बहुत से नए नए परिवर्तन आते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन। इसमें दिया है कि बच्चे को निम्न आयु वर्ग में पहुंचने पर अलगाव उत्सुकता काफ़ी कम हो जाती है। तो जैसा कि हमने लास्ट स्टेज में पढ़ा हुआ है कि देखिए, अगर सबसे ज़्यादा सेपरेशन एंजाइटी किस्म पाई जाती है तीसरी अवस्था में, क्योंकि उसे वियोग दुश्चिंता कहते हैं। मतलब जब मम्मी या पापा उसको छोड़कर जाते हैं तो वियोग दुश्चिंता या सेपरेशन एंजाइटी में चला जाता है। तो इसमें बात की कम हो जाता है, तो चौथी अवस्था में कम हो जाता है, जो लगभग होती है 3 से 4 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा 3-4 वर्ष। एक क्वेश्चन आपने कहीं अगर पढ़ा हो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चा है, उसको उसकी दादी माँ ले लेती है, गोदी में ले लेती है, तो बच्चा रोने लगता है, तो किस कारण होता है। तो कई बुक्स में उसका आंसर दिया है अजनबी दुश्चिंता, और वैसे सही उसमें आंसर है वियोग दुश्चिंता, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या हो गया हमारा तीसरा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि में क्या मापा जाता है? यह सामान्य बुद्धिमत्ता, जनरल इंटेलिजेंस, एस कारक, एस कारक के तौर पर ज्ञात विशिष्ट योग्यताएं, तार्किक और भाषाई बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंट ये तो ईक्यू से नापा जाता है, आईक्यू से नहीं मापा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू से मापा जाता है। ठीक है। तो जनरली जो हम देखते हैं कि टू फैक्टर, देखो एस कारक और एक होता है जी कारक। तो जो टू फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने, ठीक है, तो उसमें एस कारक और जी कारक की बात हुई है। तो आईक्यू में जो बुद्धिमत्ता मापी जाती है वो हमारी जनरल इंटेलिजेंस को मापा जाता है, जनरल फैक्टर को मापा जाता है। ठीक है। हालांकि तार्किक और भाषाई बुद्धिमत्ता जनरल इंटेलिजेंस के ही भाग है, लेकिन इसका आंसर सही होगा जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी माप की एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है? मतलब प्रोजेक्ट मेथड नहीं है, प्रोजेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है। देखिए, व्यक्तित्व के मापने के लिए एक प्रक्षेपी विधियां होती हैं, अप्रक्षेपी विधियां होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है कि प्रक्षेपी विधि नहीं है, मतलब 3 प्रक्षेपी विधियां हैं और एक प्रक्षेपी विधि नहीं है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी का जो मेजरमेंट हम करते हैं उसकी, तो क्या होता है, प्रक्षेपी विधियों में हम अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और जो प्रक्षेप जो शब्द है सबसे पहले फ्रॉयड, जो सिगमंड फ्रॉयड है उनके द्वारा दिया गया था। और इनके अनुसार जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं, हम इसमें हम व्यक्तियों के अचेतन मन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इंक ब्लॉट परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट, जो कि एक प्रक्षेपी विधि है और हरमन रोरसा ने दी थी इसे, इंक ब्लॉट टेस्ट। दूसरी है सेंटेंस कॉम्प्लेशन, मतलब वाक्य पूर्ति, सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्णता परीक्षण। तीसरा है विषय मूल्यांकन परीक्षण। तो ये तीनों तो क्या है, प्रक्षेपी विधियां हैं। और जो चौथी है फिजिकल टेस्ट, शारीरिक परीक्षण, ये प्रक्षेपी विधि नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है? मतलब इसमें पूछा गया है कि 3 जो ऑप्शन दिए हैं उसमें 3 सिद्धांत हैं वो अधिगम के हैं और एक सिद्धांत जो अधिगम का सिद्धांत नहीं है। पहला है संप्रत्यावाद, दूसरा है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद और रचनात्मकतावाद। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसमें हम जानते हैं कि व्यवहारवाद में हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है व्यवहारवाद। इसमें हमने चर्चा की थी पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक की। और संज्ञानवाद कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था वो पियाजे ने दिया था। ठीक है। और रचनात्मक ये एक ही बात है, तीसरा चौथा, क्योंकि निर्मितवाद की बात हुई है, कंस्ट्रक्टिविज्म का बात हुई है, तो ये इसमें कौन हो जाएंगे हमारे, पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं, ब्रूनर हैं। ठीक है। तो ये तो सभी 3 तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये तो सभी अधिगम के सिद्धांत हैं, लेकिन पहला अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में रिक्त के रूप में संलग्न होना चाहिए जो समस्या सुलझाने के कौशल के विषय से संबंधित है। प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात हुई है। ठीक है। पहला है संचार का अनुभव, कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस। दूसरा है कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एक्सपीरियंस, प्रासंगिक अनुभव। तीसरा है टास्क एक्सपीरियंस। चौथा है कोलैबोरेशन एक्सपीरियंस, सहयोग का अनुभव। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हुई है। देखिए, संचार का अनुभव, केवल बातचीत करने से उसका संचार, मतलब उस प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एक्सपीरियंस, प्रासंगिक अनुभव, मतलब संदर्भगत, मतलब परिस्थिति, उसी परिस्थिति के हिसाब से। ठीक है। कार्य अनुभव, टास्क एक्चुअली, मतलब कार्य अनुभव, अभ्यास की बात हुई है कि अभ्यास करने से
कुछ नहीं, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो नहीं होगी। सहयोग का अनुभव, मतलब दूसरे से सहायता प्राप्त की जाए। देखिए इसमें दूसरा आंसर है जो सही है। कॉन्टेक्चुलाइट का मतलब है उसी जैसी परिस्थिति में उसको, जैसे कोई परिस्थिति का निर्माण करेंगे, उससे परिस्थिति, उसी जैसी परिस्थिति में उससे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सिखाएंगे उसको करना। ठीक है, मतलब परिस्थिति ऐसी पैदा करेंगे जिससे उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखे। ठीक है, तो ये वास्तविक अनुभव हो रहा है। वास्तविक अनुभव देकर हम उससे क्या कराएंगे, जैसे प्रासंगिक अनुभव है, कॉन्टेक्ट जो दिया गया है इसमें, उसमें क्या है, वास्तविक अनुभव देकर, एक अपनी भाषा में कह सकते हैं कि वास्तविक अनुभव देकर उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर सिखाई जाएगी तो वो सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उस सिद्धांतकार का चयन करें जिसका सिद्धांत शिक्षण संगठन और योजना अधिगम प्रणाली के संबंध में बताता है। शिक्षण संगठन और योजना, मतलब देखिए टीचिंग मशीन्स एंड प्रोग्राम्ड लर्निंग। ऑप्शन है पहला डब्ल्यू कोहलर, बी एफ स्किनर, पावलोव, एरिक्सन। देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि हमने जो स्किनर का सिद्धांत पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि उन्होंने टीचिंग मशीन्स की बात की है और प्रोग्राम्ड लर्निंग यानी अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, हिंदी में क्या दिया है, योजना अधिगम प्रणाली। ठीक है, कोई बात नहीं, तो प्रोग्राम लर्निंग यानी अभिक्रमित अनुदेशन की बात इन्होंने, ये प्रोग्राम लर्निंग का मतलब ही क्या होता है, अभिक्रमित अनुदेशन। तो सीधा का सीधा आंसर हमारा टीचिंग मशीन और प्रोग्राम लर्निंग का जो के बारे में जो बताया है वो बी एफ स्किनर ने बताया, और इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है, ऑपरेंट थ्योरी। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी की विशेषताएं बताइए, मतलब सृजनशीलता की विशेषता है। सब फर्स्ट है फोटोग्राफिक स्मृति, भिन्न सोच, अंतर्मुखी, तीव्र अधिगम। देखिए फोटोग्राफिक स्मृति ये भी क्या है, सृजनशीलता की विशेषता नहीं है। भिन्न दो, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सीधा है सृजनशील का जो सृजनशील जो बालक होते हैं उनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है, अपसारी चिंतन पाया जाता है। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी भी नहीं, और फास्ट लर्नर, तीव्र अधिगम अगर वो करेगा तो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तीव्र अधिगम हो सकता है, प्रतिभाशाली की विशेषता हो सकती है, लेकिन जो सृजनशील की विशेषता इनमें से है वो है भिन्न सोच, डाइवर्जेंट थिंक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है। देखिए कक्षा में कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा की बात इसमें हो रही है, क्योंकि हमें नियमित विद्यालय में या एक ही, मतलब नियमित विद्यालय में क्या है, सभी बालकों को, चाहे जैसे बालक हो, विकलांग हो, प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, सभी को क्या करना है, नियमित विद्यालय में पढ़ाना है। यही बिल्कुल समावेशी शिक्षा से संबंधित है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलर विद्यालय में, नियमित विद्यालय में। इसमें क्या होगा, नियमित कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। तो विशिष्ट विद्यालय नहीं होते हैं, गतिशील विद्यालय नहीं होते हैं, मिडिल स्कूल की बात हुई। मिडिल स्कूल जो होता है, फिलिप क्या है, कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा तीसरा, रेगुलर कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है, वो भी क्या, समावेशी शिक्षा की इसमें बात हुई है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इरेक्शन के सिद्धांत में किस चरण, सिद्धांत में विकास चरण जो 1 से 3 वर्ष तक होता है वह है। देखिए इरेक्शन का जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं, विकास की 8 अवस्था बताई हैं। उन्होंने एक जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें जो पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, लगभग उसे बताया गया है 0 से 1 या 1.5 वर्ष तक। ठीक है, और जो दूसरी अवस्था है उसमें 1 से 3 वर्ष, जो कि विश्वास बनाम अविश्वास, और दूसरी अवस्था है स्वायत्तता बनाम शर्म। ठीक है, तो ये तो आप क्रम से याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन है, अच्छा सेकंड पे दिया है स्वायत्तता बनाम शर्म। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा हमारा, स्वायत्तता बनाम शर्म।
अगला क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां रिक्त में पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। किसने दिए हैं ये दिए हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड इन्हें हमें बताना है कि जो मनोलैंगिक विकास दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने, उसमें मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं कहाँ पर? अचेतन मन में, चेतना में, अवचेतन में, परम चेतन में। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि मूल प्रवृत्ति जो है वो जन्मजात होती हैं और सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जो अचेतन मन है वो भी हमें जन्म से मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि इन्होंने दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई हैं, एक जीवन मूल प्रवृत्ति, एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मतलब इनका दूसरा नाम कह सकते हैं एक रचनात्मकता की प्रवृत्ति, एक विनाशात्मक प्रवृत्ति। ठीक है, और इन्होंने रचनात्मक प्रवृत्ति को इरोज कहा है, किसने? फ्रॉइड ने। और जो विनाशात्मक प्रवृत्ति है वो उसे इन्होंने कहा है थैनाटोस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अचेतन मन। जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो हमारी किस में पाई जाती हैं? अनकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला अचेतन मन। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास रिक्त का अध्ययन नहीं करता है। संज्ञानात्मक विकास, देखिए संज्ञानात्मक विकास यानी जो मस्तिष्क से संबंधित है ये कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें एक का इस क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब तीन है वो अध्ययन का, संज्ञानात्मक विकास में तीन चीजें हैं उनका अध्ययन होता है लेकिन एक का नहीं होता है। ऑप्शन है पहला समस्या निवारण, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल होता है, जानते हैं कि समस्या निवारण तो वही संज्ञानात्मक विकास का मुख्य हिस्सा है। दूसरा है स्मृति, बिल्कुल सही है ये। और तीसरा है लैंग्वेज, भाषा, बिल्कुल, क्योंकि थिंकिंग जो चिंतन होता है वो भाषा के बिना नहीं हो सकता है। भाषा में चिंतन जो चिंतन है उसमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका भी हमारा संज्ञानात्मक विकास में अध्ययन किया जाएगा। चौथा है रिश्तों यानी रिलेशनशिप। इसमें आपका संज्ञानात्मक विकास में जो पहला दूसरा तीसरा है उसका किया जाएगा। चौथे का जो रिश्तों का जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं सामाजिक विकास के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में खेल के महत्व को रिक्त के द्वारा उल्लेखित किया गया था। शिक्षा में खेल के महत्व को, फर्स्ट है जॉन लॉक, अरिस्टोटल, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। देखिए, तो शिक्षा में जो खेल के महत्व को सबसे पहले जो उल्लेखित किया है उनका नाम है अरस्तु जी। अरस्तु ने सबसे पहले शिक्षा में खेल के महत्व को उल्लेखित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, सीधा फैक्ट है। ठीक है, अधिगम का प्रभावी पक्ष हमारे व्यवहार के रिक्त पहलू द्वारा वर्णित होता है। अधिगम का प्रभावी पक्ष पहला है लर्निंग, अधिगम, फीलिंग, अनुभूति, थिंकिंग, विचार करना, और फिर डूइंग यानी कुछ करना या कुछ करने। तो इसमें बात हुई है अफेक्टिव डोमेन। देखिए कहीं ना कहीं इसमें बीएस ब्लूम ने जो अधिगम के जो क्षेत्र बताए, जो डोमेन बताए हैं अधिगम के, वो तीन प्रकार के बताए हुए हैं। ये बीएस ब्लूम से क्वेश्चन है। तो पहला बताया है उन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा बताया है उन्होंने भावनात्मक क्षेत्र, या इसको कहते हैं हम अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा बताया है क्रियात्मक क्षेत्र, इसको कहते हैं हम साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो संज्ञानात्मक में क्या क्या आता है? जो माइंड से संबंधित होगी, जैसे समस्या समाधान हो गया, अभी चर्चा की थी हमने, चिंतन हो गया, ठीक है, स्मृति हो गई, ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें आएंगी। और जो व्यवहार है, जो भावनात्मक है, उसमें संवेग आते हैं, भय, क्रोध, मतलब जो जो संवेग होते हैं उनको रखा है उन्होंने। फीलिंग भी आती है उसमें। और जो क्रियात्मक क्षेत्र है उसमें स्किल्स आते हैं, जो करके जैसे हम कोई कार्य करते हैं, स्किल्स आते हैं उसमें। साइकोमोटर मतलब मनोगतिक कह सकते हैं, जिसे हम मनोक्रियात्मक कह सकते हैं, साइकोमोटर। ठीक है, तो देखिए अधिगम लर्निंग ये संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा है। हमें बताना है अफेक्टिव मतलब कॉग्निटिव नहीं, अफेक्टिव की बात करेंगे।
तो ये अधिगम हो गया। कॉग्निटिव डोमेन का हो गया फीलिंग, अनुभूति। देखिए ये हमारा अफेक्टिव डोमेन यानी प्रभावी पक्ष का है। थिंकिंग, विचार करने, ये भी कॉग्निटिव हो गया हमारा, कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित। डूइंग यानी कुछ करने की, ये हो गया हमारा साइकोमोटर डोमेन की बात। तो हमें कौन सा देखना है, अफेक्टिव डोमेन की बात हमें करनी है, तो इसमें हो जाएगा हमारा दूसरा फीलिंग, अनुभूति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीटी समावेशी शिक्षा में आईसीटी रिक्त बढ़ा सकती है। आईसीटी, देखिए आईसीटी क्या होती है, इसको कहती हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना एवं संचार तकनीक, इसको बोलते हैं सूचना एवं संचार तकनीक। तो इसमें क्या है, समावेशी शिक्षा में बात की है, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं केवल पहुंच, केवल समानता, केवल दक्षता। देखिए जो शिक्षा में आईसीटी है वो पहुंच, मतलब आईसीटी क्या होती है, जैसे हम सूचना एवं संचार के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। क्या हुआ, आज के ज़माने में प्रत्येक व्यक्ति वही पढ़ना चाहता है। इंडिया में वैसे भी, इंडिया में क्या हर जगह जो है जागृत हैं फैमिली, मतलब पेरेंट्स भी और बच्चे भी, कि अब पढ़ाई की जाए अच्छी से। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो जैसे हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, ये भी हमारा किसका है, यूट्यूब से क्या, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सभी, टेलीविज़न है, ये भी क्या है, इस आईसीटी के हिस्सा हैं। तो इनका मतलब है कि इसके द्वारा पहुंच, मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक हम जो सूचना है या पहुंचा सकते हैं। समानता मतलब सभी लोगों को समान, और दक्षता। ठीक है ना। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। आईसीटी जो सूचना एवं संचार के माध्यम से हम जो पढ़ाई करते हैं, या स्कूल में जो प्रोजेक्टर हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा बालकों को जो पढ़ाई की जाती है, उसे हम आईसीटी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।